हेलो एवरीवन, मैं आरती आर्या स्वागत करती हूँ आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, अलंकार पढ़ा था। तो आज अलंकार को पढ़ेंगे और उसी क्रम में चलते हुए आज हम क्या करेंगे, अलंकार का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो हम पिछली लेक्चर में पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए तो कल मैंने आपका पिछला लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था किसके बारे में, अलंकार के बारे में। तो अलंकार क्या होते हैं, हमारे अलंकार वो होते हैं जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं, वे शब्द जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो अलंकार होता है, ठीक है, जो हमारे अलंकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था अलंकार, यहाँ लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने अलंकार आपको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हमने अलंकार बताए थे आपको। तो पहला अलंकार मैंने आपको क्या बताया था, पहला अलंकार आपका था अर्थालंकार, दूसरा था शब्दालंकार। ठीक है, अर्था, दूसरा क्या था शब्दा, और ठीक है शब्दालंकार था। ठीक है, और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा हमारा क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, उभयालंकार। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं उभयालंकार। ठीक है, तो उभयालंकार था, हमारे 3 अलंकार थे। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया था, अर्थालंकार हमने पढ़ लिया था। अब अर्थालंकार में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जहां पर क्या होता है अर्थों के माध्यम से, हमने शब्द पढ़ा था, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो हमने शब्दालंकार पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि शब्दों के माध्यम से, जहां पर शब्दों के माध्यम से जिन शब्दों में क्या काव्यों की शोभा बढ़ाई जाती है वही हमारे क्या होते हैं, शब्दालंकार होते हैं। और जो शब्दालंकार थे मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं इसमें, अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है और विप्सा होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस करी थी। और जो आपका शब्दालंकार था उसके मैंने आपको 5 भेद बताया था, आपको अच्छे से याद होगा। क्या था आपका, एक था वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे, डिटेल से बताए थे। वृत्तानुप्रास मतलब जहाँ पर 1 वर्ण बार आता है, और आपका छेकानु जहाँ पर 2 वर्ण आते हैं, और लाटानु में क्या होता है जहाँ पर 1 वर्ण कितने अधिक बार आ जाता है हर वर्ग में। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की चीजें मैंने आपको बताई हुई थी। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था वो हमारा पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अनुप्रास बताया, उसके बाद यमक बताया, फिर श्लेष बताया, फिर वक्रोक्ति बताया, फिर विप्सा बताया। इतना हमारा क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार आपका क्या होता है, अर्थालंकार मतलब ये होता है जहां पर अर्थों के माध्यम से काव्यों की क्या बढ़ाई जाती है, शोभा बढ़ाई जाती है। तो वो हमारे क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, जैसे शब्द है वैसे ही हमारा क्या है, अर्थ है। उसी को और डिटेल से पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, देखो क्या लिखी है, वे अलंकार जो अपने अर्थों के माध्यम से क्या करते हैं, काव्यों का सौंदर्य बढ़ाते हैं, या क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, अब मेन चीज क्या आती है, इसके कुछ नियम है। जो हमारा अर्थालंकार है उसके कुछ नियम होते हैं। इन 4 नियमों के माध्यम से ही जो है आपका क्या होता है, अर्थालंकार को क्या कहता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो वो 4 क्या है आपके, उसमें आपका पूछा जाता है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होते हैं, या साधारण धर्म या गुण, ये सब क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय अलंकार की, उपमेय अलंकार। ठीक है, उपमेय की बात करते हैं। यह है हमारा उपमेय, हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमको समझने में क्या होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं उपमेय अलंकार का क्या होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, परिभाषा इसकी, जो प्रस्तुत हो, यानी कि ऐसी चीज जो सामने क्या होती है, प्रस्तुत होती है और उसकी तुलना की जाती है। मतलब उसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। मतलब जो चीज हमारे सामने प्रस्तुत है और उसकी क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। उसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं सीता का मुख चांद सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, और इसके थ्रू ही मैं आपको ये 4 के 4 बताऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही है, जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जा रही हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सीता का मुख चांद सा है। तो यहाँ पे प्रस्तुत क्या हो रहा है, मतलब तुलना किसकी की जा रही है, सीता के मुख की जा रही है ना। मुख यहाँ पे क्या है, उसका प्रस्तुत है। जब उसका मुख प्रस्तुत है तभी तो उसकी तुलना किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। तो इसीलिए सीता का मुख चांद सा है। तो यहाँ पे जो आपका उपमेय बनता है, आपका उपमेय क्या होगा, ये सीता का मुंह,
उपमेय, ये आप मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे। अब इसको मिटा के पहले इसको समझा लेती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सीता का मुख क्या है, चांद सा है, तो मतलब यहाँ पर जिसकी तुलना की जा रही है और जो सामने से क्या है प्रस्तुत है, वो हमारा क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। इतना क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना कि जिसका मुख मतलब यहाँ पे क्या है, मुख प्रस्तुत है और मुख की तुलना की जा रही है, ठीक है। अब किससे की जा रही है वो सब चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या है कि जिसकी तुलना की जा रही है, तो सीधी सी बात है मुख की तुलना की जा रही है। यहाँ पे किसकी की जा रही है, मुख की, तो उपमेय आपका मुख हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उपमान में, आ जाते हैं। उपमान क्या होता है आपका, उपमान, उपमान में क्या होता है कि जो चीज बहुत ज्यादा प्रस्तुत होती, मतलब जो चीज बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रसिद्ध होती है, और क्या होता है जिससे तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा था, जिसकी तुलना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे तुलना। तो जिसकी तुलना की जा रही है मतलब सीता के मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है, मतलब जिससे की जा रही है, जिससे। तो यहाँ पे किससे की जा रही है, सीधी सी बात है, यहाँ पे किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। और एक बात बताओ, प्रसिद्ध, जो चीज बहुत प्रसिद्ध हो, सीधी सी बात है, अगर कोई लड़की है तो जैसे कोई गर्ल्स है या कह देते हैं ना कि तुम ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हो, तो वो जो उनका जो कैरेक्टर है वो जो है प्रसिद्ध, मतलब वो क्या है, उनकी एक अलग अपनी वो है ना पहचान है, वो थोड़ा सबकी अकॉर्डिंग टू सबके प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो जहां पर कोई चीज प्रसिद्ध होगी, इतना आपका ये ट्रिक भी हो सकती है कि जो चीज आपकी प्रसिद्ध होगी, जिससे तुलना की जा रही होगी, वो आपका क्या हमेशा क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। कैसे, यहाँ पे दिखा है देखो, चांद, तो चांद हमारा क्या है, फेमस है ना, बहुत फेमस है चांद हमारा, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चांद की तुलना यहाँ पे की गई है मुख से, तो मतलब चांद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मैं इसको मिटा के यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ठीक है। उपमेय और उपमान आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। यहाँ लिख लेते हैं, सीता का मुख चांद सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सीता का मुख है ये आपका क्या है, उपमेय है, ओके। चांद आपका क्या है, उपमान है, मतलब क्या हो रही है, जिससे तुलना, जिसकी तुलना की जा रही है मुख हो गया, जिससे तुलना की जा रही है उपमान हो गया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाचक शब्द क्या होते हैं आपके। अब बताओ वाचक शब्द क्या होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वे शब्द जो समान हो, मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो समान होते हैं और वो तुलना करने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ऐसे शब्द जो मतलब आप ये कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, वाचक शब्दों को अगर आप सरल भाषा में कहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो उपमेय और उपमान को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एक तरह से इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, जैसे वे शब्द जो समान तुलना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो तुलना कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जो तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब यहाँ देखो, सीता का मुख चांद है, अगर चांद है मैंने कह दिया तो यहाँ पे क्या कोई तुलना हो रही है, तुलना नहीं हो रही है ना। क्या कहा जा रहा है कि सीता का मुख चांद है, मतलब मान ही लिया है कि हाँ भाई इसका मुख चांद जैसा ही है, तो यहाँ पे तो हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सीता का मुख चांद सा है, मतलब चांद सा है, मतलब वो उसकी जैसी दिखती है, वो उसका जैसा दिखता है, वो उसका जैसा खाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे सा ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड आते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। यही तो इन दोनों को जोड़ रहा है ना, तो यहीं पर तो ये हो रहा है ना, तुलना करने के लिए यही तो प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना साधारण गुण, सॉरी मैंने एक चीज गलत दी ना, यहाँ पे गुण भी है ना इसमें, तो गुण जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। चांद सा सुंदर है, ठीक है, चांद सा सुंदर, क्योंकि चांद सुंदर होता है ना, तो उसी तरीके से जैसे आ जाते हैं हम अपने साधारण गुण या धर्म, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे परिभाषा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, उपमेय और उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाला जो गुण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा साधारण गुण या धर्म कहलाता है, ठीक है, गुण धर्म। अब गुण क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गुण क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं, किसी की अच्छाइयाँ, किसी की बुराइयाँ, किसी का अच्छा दिखना, किसी का बुरा दिखना, किसी का लंबा मोटा पतला, इस तरीके से जो हम बोलते हैं अच्छाई या बुराई में गिनते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, गुण दोष कहलाते हैं, गुण दोष कहलाते हैं, ठीक है, मतलब गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उपमेय और उपमान के एक समान गुण, मतलब उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय हो गया और उपमान हो गया, इनके समान गुणों को दिखाने वाला, मतलब
सीता का मुख चांद सा क्या है, सुंदर है, सुंदर। तो यहाँ पे सुंदर भी आपका क्या आ रहा है, गुण में आ रहा है ना, अच्छाई बुराई है ये सारी किस में आ जाती है, आपके गुण में आ जाती हैं। तो ये सुंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण हो जाएगा। क्लियर है, अब समझ में आ गया आपको कि आपका उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, गुण क्या होता है। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। जहाँ पे भी गुण की बात आ जाएगी तो आप देखना, जिसकी जिस चीज़ से तुलना की जाएगी वो अच्छा है या उसका बुराई, अच्छाई क्या है बुराई क्या है, वो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर दोनों शब्द सा सी सी इस टाइप के शब्द आएंगे वो आपके वाचक शब्द हो जाएंगे। इतना क्लियर है, आपका उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और आपका साधारण गुण ये आपने क्लियर कर लिया। अब आगे जब आप आगे जब आपने अलंकार पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम जाएंगे आपके जो अर्थालंकार है उनके भेदों के बारे में। ठीक है, इनके कितने प्रकार हैं और क्या क्या प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। अब बात करने वाले हैं हम आपके अर्थालंकार के प्रकारों के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये बता दूं कि जो अर्थालंकार हैं वो आपके कितने होते हैं, मुख्यतः वैसे 4 प्रकार के ही होते हैं। आपके अर्थ जो अलंकार हैं वो आपके कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और आपका क्या होता है, विनोक्ति। तो ये हमारे क्या होते हैं, मेन होते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बट अगर देखा जाए तो आपके अलंकार बहुत है, बहुत अलंकार है, लेकिन हम सारे को नहीं पढ़ेंगे। हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपको बताना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे अलंकार है, पहला उपमा अलंकार है। पहला क्या है, उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा। चौथा है प्रतीप। पांचवा है आपका विनोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। और उसके बाद क्या होता है, कुछ विशेष अलंकार भी होते हैं आपके। इतने तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, डरिए मत, इसको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ विशेष भी होते हैं। वो क्या होते हैं, मानवीकरण होते हैं, विरोधाभास होते हैं, अन्योक्ति होता है, अन्वय होता है और क्या होता है, विभावना होता है। ये सारा विभावना हो गया ना, यहाँ पे इस सारा का सारा ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो, तो उसके बाद हम बात करेंगे आपका उपमा अलंकार की। तो ये सारे क्या है, आपके भेद है। ठीक है, किसके हैं, आपके अलंकार के भेद हैं, और ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अलंकार और संधि और ये संधि और आपका जो अलंकार है और जो समास है ये आपके इतने मेन होते हैं कि आपका क्वेश्चन कहीं और से बने ना बने, बट इनसे तो आपका क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आपको इनको डिटेल्स में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इतना क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे, इसको एक एक करके समझेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला आपका पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आपके किसके, अर्थालंकार के प्रकार में। सबसे पहला अलंकार पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे हम, अपना उपमा अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपमा अलंकार पढ़ेंगे। अभी उपमा अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, देखो यहाँ पे जैसे परिभाषा लिख दी है मैंने आपके लिए। क्या लिखा है, जब उपमेय की तुलना क्या की जाती है, उपमान से की जाती है। मतलब क्या है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। मतलब कि आपने क्या कहा, किसी की तुलना, जैसे चांद की तुलना आपने किससे कर दी है, किससे कर दिया आपने, उपमेय क्या होता है आपका मुख होता है, उपमान क्या होता है आपका चांद। ठीक है, तो आपने क्या किया, मुख की तुलना किससे कर दी, चांद से कर दी। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम चांद से तुलना करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक वाचक शब्द होता है जो दोनों को जोड़ता है आपस में। जैसे आपका था ना, सा, मुख चांद सा, तो ये जो सा होता है यही आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब कैसे इसकी पहचान करोगे, जैसे किसी शब्द में अगर सा, सी, से, सम, समान, सादृश्य, इमी या जिमी, अभी ये क्या होता है, अलग अलग भाषा का होता है जिमी। ठीक है, लौ, ज्यों, मतलब कहते हैं ना उसके जैसा, ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है। तो इस तरीके से भी ये भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो ये आप इतना, ये आप सासी तो आपको याद ही रहेगा, इसमें कोई याद करने की वो नहीं है। सासी से सम आपको याद क्या करना है, इमी, जिमी, लौ और ज्यों, ये इस तरीके से याद कर लेना। और जहां भी आपको शब्दों में ये दिखे आप क्या कर देना, वहां पे उपमा अलंकार को लगा देना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। जैसे लिखा है, तनुदुति मोर चंद्र जिमी झलके, मतलब जो मोर है वो चंद्र के समान क्या रख रहा है, झलक रहा है। तो यहाँ पे जिमी मतलब उसके अनुसार, उसके समान। तो यहाँ पे देखो जिमी वर्ड आ गया, तो ये जिमी आपका क्या होता है, ये आपका होता है उपमा अलंकार। ठीक है, ये दोनों शब्दों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है दूसरा एग्जाम्पल है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, है ना। मतलब क्या है कि जो तुम्हारा वचन है वो क्या है, बिल्कुल एक कोटि के समान है, मतलब समान है। यहाँ पे क्या आ गया, देखो सम आ गया, सम आया है नहीं, यानी मतलब यहाँ पे जो तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, वचन से की जा रही है। मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई वाला होता है ना,
है ना। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके समान इसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यही हमारा एक आप कह सकते हो कि जो आपका वाचन शब्द होता है वही आपका क्या होता है, उपमा अलंकार भी होता है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपका सासी से सम समान सादृश्य जो आ जाए या जी में आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहेगा। इतना सा आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके रूपक अलंकार की। किसके बारे में, रूपक अलंकार। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके किसके, अर्थ अलंकार के प्रकार में। कहाँ पर आ गए हम, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक और उत्प्रेक्षा में ये दोनों आपको साथ में ही समझा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो रूपक जो अलंकार होता है हमारा, रूपक अलंकार क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैंने इसकी वो लिख दी है परिभाषा। क्या लिखी है रूपक अलंकार में, देखो, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर, ठीक है, दोनों को एक कर दिया जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहता है। अब आप कहोगे कि मैम ये परिभाषा क्या लिखी है, क्या है, समझ में नहीं आ रही है। चलो उसको समझते हैं कैसे। जब उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप, मतलब जैसे आपने क्या बोला कि सीता का मुख क्या है, चांद सा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने क्या की है, तुलना करी है, ठीक है। मतलब क्या किया है, उन दोनों में क्या किया है, भेद किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर मान ही लिया है कि सीता का मुख चंद्री ही है, मतलब कि सीता का मुख क्या है, चंद्री है। भाई कोई चंद्र सा नहीं है वो, उसका मुख बिल्कुल चंद्री है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, कोई लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं अरे यार वो तो करीना जैसी है, ऐसा क्या हो जाएगा आपका उपमा उसमें हो जाएगा, उपमा में, ठीक है। तो यहाँ रूपक में क्या हो जाएगा, भाई वो कैटरीना ही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लिया गया है कि है, मतलब वो है, बिल्कुल उस पर कोई डाउट नहीं है, वो है तो है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो जैसे क्या है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, देखो, सीता का मुख चंद्र है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो योजक चिन्ह आ रहा है, इतना मान लीजिए कि जो योजक चिन्ह है वो इसका क्या है, आप कर सकते हो। मतलब ये जो योजक चिन्ह, जिस भी शब्द में आपको ये योजक चिन्ह दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, आपका रूपक अलंकार है। अब इसकी परिभाषा पे कैसे गए, मतलब परिभाषा भी तो आपको समझानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप कर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, भेद रहित हो जाता है। मतलब जो आरोप लगाया था कि क्या है, मुख चंद्रमा सा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, भेद रहित, मतलब उसमें उन दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद से क्या हो गया, रहित, मतलब भेद से हट गया है, वहां पर कोई भेद नहीं है। आरोप क्या है, बिल्कुल हटा दिया गया है, भेद आरोप को हटा दिया गया और ये मान लिया गया है कि वो क्या है, वो आपका क्या है, रूपक अलंकार है। वो आपका क्या है भाई, सीता का मुख क्या है, चंद्र ही है, कोई चंद्र सा नहीं है, वो क्या है, चंद्र ही है। मतलब जहाँ पर क्या होता है, बात मान ली जाती है। जहाँ पर ये जैसे आपका यहाँ पे लिखा है, मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र क्या है, उपमान है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, भेद आरोप कर, मतलब इन दोनों में भेद ही नहीं रखा है, दोनों में क्या करा है, भेद ही नहीं रखा हुआ है, सीधे सीधे बोल दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरि हाई, चरण कमल बंदो हरि हाई। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हरि है उनके जो चरण हैं वो क्या है, कोमल है, कमल जैसे नहीं होगा, यहाँ में कमल ही है। मतलब जो हमारे हरि है उनके चरण कैसे हैं, बिल्कुल कमल जैसे कोमल, बिल्कुल कमल ही हैं। क्या है, कमल ही हैं, ये नहीं है कि कमल जैसे हैं, क्या है, कमल ही हैं। तो मतलब आप कह सकते हो जहाँ पर क्या कहते हैं कि उपमेय और उपमा में क्या होता है, भेद रहित हो जाता है, मान लिया जाता है कि चंद्र सा नहीं है, चंद्र ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और इसको आप कैसे पहचानोगे, योजक चिन्ह से, ठीक है। यहाँ क्या लगा, देखो योजक चिन्ह लगा है, यहाँ भी आपका योजक चिन्ह लगा है। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब हमारा रूपक अलंकार समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। मतलब क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि उसका मुख चंद्र ही है, या ये नहीं कहा जा रहा है कि उसका मुख चंद्र सा ही है। ये ऐसा किया जाता है कि मान लो, मतलब मान लो यार चंद्र जैसा मुख है उसका, है ना, मान लो कि तुम बहुत सुंदर हो, मान लो कि तुम यार मोटे हो, मान लो कि तुम पतले हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कह दिया गया है कि नहीं, अगर आप सुंदर नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे मान लो, अरे मान लो ना, ये वाली बात आ जाती है। कहाँ पे, यहाँ हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार में। कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीता का मुख मानो चंद्र है। सीता का मुख यहाँ पे क्या है, मानो चंद्र है, चंद्र सा भी नहीं है और ना ही चंद्र है, यहाँ पे क्या है, मानो चंद्र सा है ना। जैसा आप लिख सकते हो, जैसा आप यहाँ पे लिख दो कि राम का फोन क्या है, एप्पल सा ही है, मानो एप्पल ही है,
भले ही उसके बाद क्या हो, नोकिया का फोन हो, और मानो उसके बाद क्या है, मानो एप्पल ही है, तो यहाँ पे क्या है, मानो शब्द आ रहा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसकी एक ट्रिक आपकी ये अच्छी बन जाती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, मनहु, मनो, जान, जनु, जनुहु, तो ये सारे शब्द जो भी आपके आते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर चीजों को क्या कहता है, माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि मान लो यार ये है, मान लो। ठीक है, थोपा जा रहा है कि ना, मान लो, तो वही हो रहा है कि सीता का मुख क्या है, मानो चंद्र है, मानो चंद्र है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है, इसमें एक चीज और ऐसी बता देती हूं मैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले आपका उपमा पढ़ा, लाइक देखिएगा। ठीक है, उपमा पढ़ा। उपमा को आप कैसे पहचानोगे, उपमा को आप पहचानोगे जहां पर सा, सी, से, सम, ठीक है, ये क्या था, एक जौ भी था, और क्या था, क्या था, जिमी था, क्या था, ऐसे जिमी था ना, हाँ जिमी था। तो इस तरीके के शब्द जहां पर आएंगे वो आपके उपमा है। उपमा के बाद हमने पढ़ा रूपक। रूपक में क्या आएगा, जहां पर भी आपका योजक चिन्ह आएंगे, योजक चिन्ह आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, जहां पर भी योजक चिन्ह आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रूपक हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या आएगा, उत्प्रेक्षा में आएगा जहां पर आपका मनो, मानो, जनो, जानो, तो इस तरीके की है ना, तो इस तरीके के शब्द जहां पर भी आएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए। इतना क्लियर है आप लोगों के, तीनों को तीन डाउट क्लियर है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख चंद्र सा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख चंद्र सा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख चंद्र ही है, चंद्र ही है। ठीक है, उत्प्रेक्षा, यहाँ मानो मुख चंद्र सा है, मतलब सॉरी, चंद्र, मुख क्या है, मानो चंद्र है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपके तीनों एक ही बार में मैंने आपको समझा दिए, ये आपका पूरा क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।